नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्री फॉर्मेशन थ्योरी या पूर्व रचना सिद्धांत के बारे में। पूर्व रचना सिद्धांत या प्री फॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार अंडे या शुक्राणु के अंदर किसी भी प्राणी का सूक्ष्म रूप पहले से ही विद्यमान रहता है तथा ये बाद में उस जाति के एडल्ट या वयस्क में विकसित होता है। सबसे पहले स्वामरडेम जो एक डच साइंटिस्ट था, उसने ये विचार रखा। उसने तितली के अंडे के अंदर उसके लार्वा को देखा। इस आधार पर उसने अनुमान लगाया कि सभी जंतुओं के अंडों में इसी तरह से सूक्ष्म रूप या जो मिनिएचर है वो विद्यमान रहता है या मौजूद रहता है, जो आगे चलकर स्टिमुलस या उद्दीपन के द्वारा संपूर्ण एडल्ट के अंदर विकसित होता है। मानव के केस में या मानव के अंदर इस मिनिएचर को होमनक्यूलस कहा गया और ये बताया गया कि ये होमनक्यूलस अंडे के अंदर है वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। जब डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो उसके अंदर केवल इतना ही होता है कि ये सूक्ष्म रूप साइज में बड़ा होता है। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले कई वैज्ञानिक थे, जिनमें मेलपिगी, चार्ल्स बॉनेट, स्प्लेंजिनी आदि थे। लेकिन इसमें भी दो ग्रुप थे या दो समूह थे। पहला समूह जो था वो ओविस्ट था, या आप ये कह सकते हो कि उन वैज्ञानिकों का समूह था जो कि ये मानते थे कि मानव या अन्य जंतुओं के भ्रूण के जो सूक्ष्म रूप है वो अंडों के अंदर विद्यमान रहते हैं और ये आगे चलकर जब सीमन के द्वारा स्टिमुलस प्राप्त करते हैं तो ये पूर्ण रूप से एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाते हैं या विकसित हो जाते हैं। ओविस्ट में शामिल जो प्रमुख वैज्ञानिक था वो चार्ल्स बॉनेट था, और जिसका ये मानना था कि सृष्टि के प्रारंभ से ही सभी जंतुओं की अंडों की उत्पत्ति हो गई तथा उन अंडों के अंदर सूक्ष्म रूप जीवों के हैं वो विद्यमान होते हैं। अभी पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि चार्ल्स बॉनेट एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने पार्थिनोजेनेसिस के बारे में या एनिसेक जनन के बारे में बताया था। आप लोग एनिसेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस के बारे में ये जानते हैं कि बिना निषेचन के ही अंडा भ्रूण के अंदर या संतान के अंदर विकसित हो जाए तो इसे पार्थिनोजेनेसिस या एनिसेक जनन कहा जाता है। इसे वर्जिन बर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बॉनेट ने ये तर्क दिया कि ये इसलिए संभव है क्योंकि अंडों के अंदर वयस्क का लघु रूप या मिनिएचर है वो पहले से ही सिमटा हुआ होता है। उसको किसी भी तरह से यदि स्टिमुलेट कर दिया जाए तो वो आगे चलकर एडल्ट के अंदर या वयस्क प्राणी के अंदर विकसित हो जाता है। दूसरा ग्रुप जो था वो स्पर्मिस्ट का था। उसके बारे में बात करें उससे पहले हम ये बात करें कि एक ओविस्ट जिसका नाम निकोलस डी मेलेब्रांस था, वो तो इस थ्योरी को और आगे एक्सट्रीम लेवल पे ले गया और उसने ये बताया कि भ्रूण के अंदर भी अगली पीढ़ी के भ्रूण का सूक्ष्म रूप है वो विद्यमान रहता है। अर्थात ये जो सूक्ष्म रूप है वो कई पीढ़ियों के भ्रूणों के अंदर विकसित रहते हैं या विद्यमान रहते हैं, जो आगे चलकर नए जंतुओं के अंदर विकसित होते हैं। इसकी थ्योरी को एनकेसमेंट थ्योरी या संकोचन सिद्धांत के नाम से जाना गया। अब यदि अपन स्पर्मिस्ट की बात करें, जिनका ये विश्वास था कि किसी भी प्राणी का सूक्ष्म रूप या मिनिएचर जो होता है वो स्पर्म के हेड के अंदर विकसित होता है, इनको इस बारे में विश्वास करने वाले वैज्ञानिकों को स्पर्मिस्ट के नाम से जाना गया। इसमें हार्ट शोकर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हार्ट शोकर ने तो इसके डायग्राम को भी बना दिया कि किस तरह से अंडे शुक्राणु के सिर वाले भाग में मानव का जो भ्रूण है वो पाया जाता है। आप स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहे हैं वो हार्ट शोकर के द्वारा बनाया गया जो होमनक्यूलस है उसका सूक्ष्म रूप है, और उसमें शुक्राणु के शीर्ष भाग में या सिर वाले भाग में मानव के लघु रूप को सिमटा हुआ दिखाया गया है। तो ये जो स्पर्मिस्ट थे जिनका ये विचार था कि सूक्ष्म रूप जो होता है वो स्पर्म के अंदर होता है, जबकि ओविस्ट है उनका ये विचार था कि ये जो सूक्ष्म रूप है वो अंडे के अंदर विद्यमान रहता है। एक लंबे समय तक ओविस्ट और स्पर्मिस्ट के बीच बहस जारी रही,
परंतु बॉर्नेट द्वारा एनिसेक्स जनन के उदाहरण पर बल दिए जाने के उपरांत अंडवादियों या ओविस्ट का पलड़ा भारी हो गया। हालांकि बाद में प्रीवोस्ट व ड्यूमोस ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने मेंढक के शुक्र द्रव्य को छानकर शुक्राणु विहीन करके इसे अनिषेचित अंडों पर डाला, तो ये पाया गया कि ऐसा करने पर भ्रूण का विकास नहीं होता है। इसके बाद ये जो थ्योरी जिसे प्री फॉर्मेशन थ्योरी या पूर्व रचना सिद्धांत कहा जाता है उसको धीरे धीरे नकारा जाने लगा। लेकिन जो भी है, हिस्टोरिकल रिव्यू में या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसको काफ़ी समय तक मान्यता मिली और दो ग्रुप स्पर्मिस्ट और ओविस्ट के बीच लंबे समय तक इस थ्योरी को लेकर या इस सिद्धांत को लेकर विवाद बना रहा। और इसके अलावा इस थ्योरी को अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करने की चेष्टा की या इसके पक्ष में अपने प्रमाण प्रस्तुत किए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो एपिजेनेसिस थ्योरी या थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, जो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राणी के अंदर शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन से ही प्राणी की उत्पत्ति होती है और अविभेदित रूप से विभेदित रूप सामने आता है। उसके बारे में कई सिद्धांत दिए गए जिनकी चर्चा हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।